हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत के पहले के जो तीन राजवंश थे, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश और तुगलक वंश, उसको हमने कवर किया हुआ है। इस वीडियो में हम सैयद वंश और लोधी वंश दोनों के बारे में देखेंगे। इन दोनों ही वंशों का शासन जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था, एकेडमिक पर्पस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं मैचिंग टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी इसकी स्थापना कैसे हुई, कौन किसने इसकी स्थापना की, वो सब चीज़ें कुछ फैक्ट्स के रूप में यहाँ पे आते हैं और वही एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले तुगलक वंश के बाद जो वंश आता है दिल्ली सल्तनत पर राज करता है वो होता है सैयद वंश का। इसके अंतर्गत चार अलग अलग शासक आते हैं: खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। 1414 से लेकर 1451 तक का इनका कार्यकाल रहता है। इस वंश का शासन चलता है 37 वर्षों का। हालांकि इससे भी कम शासन चला था खिलजी वंश का, मात्र 30 साल तक उनका शासन चला था खिलजी वंश का। लेकिन खिलजी वंश के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उसका शासन काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली था और काफ़ी मजबूत और सुदृढ़ शासन उस समय में था। लेकिन सैयद वंश के साथ ऐसी बात नहीं थी। अब बात आती है कि इस राजवंश की शासन व्यवस्था कैसे स्थापित हुई। तो 1398 में जब भारत पर तैमूरलंग का आक्रमण होता है तुगलक वंश के समय में, तो उसके बाद तुगलकी शासन जो है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी कमज़ोर होता है और उसके शासक भी बड़े कमज़ोर होते हैं। और तैमूरलंग जब भारत से लौटता है तो अपना एक सूबेदार बनाता है, खास करके पंजाब और मुल्तान के क्षेत्र में, और वो जो सूबेदार बनाया जाता है वो खिज्र खान को बनाया जाता है। तो खिज्र खान ही बाद में जाकर दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली सल्तनत को अपने नियंत्रण में स्थापित करके दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है और सैयद वंश के नाम से एक नए राजवंश का उदय होता है, नए राजवंश का शासन शुरू होता है दिल्ली में। इस सैयद वंश की एक और खासियत क्या थी कि ये अपने आप को पैगंबर हजरत मोहम्मद का रिश्तेदार बतलाते थे। कहने का मतलब ये है कि पैगंबर मोहम्मद का अगर अपने आप को रिश्तेदार बतलाते थे तो ये शिया मुस्लिम थे और दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले यह एकमात्र राजवंश है जो शिया मुसलमान होते हैं। बाकी के जो शासन हुए वो सुन्नी मुसलमानों के द्वारा हुए। पहले के जो तीन अलग अलग राजवंश थे वो तुर्की शासक थे और सुन्नी मुसलमान थे। यहाँ पे पहली बार सैयद वंश वाले जो हैं सो शिया मुसलमान हैं। खिज्र खान इसकी स्थापना करते हैं। ये अपने आप को खिज्र खान क्या करता है कि तैमूरलंग का प्रतिनिधि बतलाता है, अपने आप को तैमूरलंग का प्रतिनिधि बतलाता है। खास करके तैमूरलंग का बेटा जो शाहरुख होता है वो मध्य एशिया में शासन कर रहा होता है, तो उसी का प्रतिनिधि अपने आप को खिज्र खान बतलाता है। ये कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता। ये जो उपाधि धारण करता है वो करता है रयते आला की। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ज़्यादा लंबे समय तक इसका शासन नहीं हो पाता। 1414 से लेकर 1421 तक शासन करता है। इसकी मृत्यु होने के बाद उसका बेटा जो है वो गद्दी पर बैठता है। अब इसके बेटे की खासियत क्या होती है, इसका नाम, एक तो वास्तविक नाम मुबारक खान होता है, लेकिन मुबारक शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। दूसरी खासियत क्या होती है कि इसके पिता ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन इसने उपाधि धारण की सुल्तान की। उसके बाद शाह की भी उपाधि धारण की, मुबारक शाह के नाम से ही वो गद्दी पर बैठा था। उसके बाद
इसकी और क्या खासियत थी, तो इसने अपने नाम का खुतवा पढ़वाया था और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। इसके दरबार में एक मशहूर इतिहासकार रहते हैं जिनका नाम होता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, और उन्होंने तारीख मुबारक शाही लिखी है। तो ये एक महत्वपूर्ण रचना है तारीख मुबारक शाही। 1433 ईस्वी में मुबारकाबाद की स्थापना करता है, एक नगर बसाता है यमुना के तट पर मुबारकाबाद, वो भी अपने नाम पर शहर बसाता है। तो मुबारक शाह जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक नहीं होता है, एक कह लें तो एक कमज़ोर शासक ही होता है। उसके मरने के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम मोहम्मद शाह होता है। ये और भी ज़्यादा नालायक होता है, हालांकि इसका शासन जो है 1434 से लेकर 43 तक करीब ये 9 वर्षों तक शासन करता है। और वो 9 वर्षों तक शासन इसका इस कारण से चल पाता है क्योंकि इसका एक वजीर होता है सखरुल मुल्क। तो वो काफी योग्य व्यक्ति था, शासन की सारी जिम्मेवारी वही संभालता है, सब कुछ वही देख रेख कर रहा होता है, तो बहुत योग्य वजीर था। उसी की वजह से इतने लंबे समय तक शासन चल पाता है और यही कारण है कि मोहम्मद शाह ने उसे खाने जहां की उपाधि भी दी। 1443 में जब इसकी मृत्यु होती है तो उसका बेटा बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। 1443 से लेकर 1451 तक का शासनकाल इसका होता है और ये सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। और इसके समय में एक कहावत चलती थी कि जो शासन है सैयद वंश का वो दिल्ली से लेके पालम तक ही चलता है, दिल्ली से लेके पालम तक का ही इनका शासन चलता था, उसके बाहर इनका कोई अधिकार नहीं चलता था, इनके शासन का कोई मतलब नहीं था पालम से बाहर तक, बाहर के क्षेत्र में। तो यहाँ पे अगर प्रश्न के हिसाब से देखें तो मैचिंग प्रश्न में बहुत सारे चीजें पूछे जा सकते हैं इधर उधर तोड़ मरोड़ के। उसके बाद इसकी स्थापना किसने की इस वंश की, वो एक सवाल बनता है। सैयद वंश में सबसे ज्यादा समय तक किसने शासन किया, तो वो मुबारक शाह करता है लगभग 13 वर्षों तक। उसके बाद मोहम्मद शाह करीब 9 साल तक और अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो करीब 8 साल तक शासन करता है। खिज्र खां मात्र 7 साल ही शासन कर पाता है। जब सैयद वंश का समापन हो जाता है शासन का तो एक नया वंश आता है अस्तित्व में, शासन में आता है और वो होता है लोदी वंश और इसकी स्थापना करता है बहलोल लोदी। और दिल्ली सल्तनत पर यह पहला वंश था जो कि अफगान शासन से जुड़ा हुआ था, ये अफगानी लोग होते हैं। और बहलोल लोदी जो है यही इस शासन व्यवस्था को स्थापित करता है। अब बहलोल लोदी कौन था, तो सरकी शासक होते हैं। सरकी मतलब जौनपुर राज्य जो बनारस के पास में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, तो वहां पे सरकी शासन चल रहा होता है और उसके शासक होते हैं महमूद शाह। तो महमूद शाह का एक कह लें कि सेनापति था बहलोल लोदी और महमूद शाह की शादी हुई थी सैयद वंश में। अलाउद्दीन आलम शाह की बेटी से इसकी शादी हुई थी। तो इस कारण से दिल्ली पर कह लें तो सरकियों का एक रिश्ता था दोनों का। उसके बाद बहलोल लोदी क्या करता है कि अपनी पहले तो दिल्ली पर वो कब्जा करता है और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद एक युद्ध होता है मोहम्मद शाह के साथ में और उस युद्ध में उसको पराजित करता है और इस प्रकार से जौनपुर को या कह लें कि सरकी शासन को वो दिल्ली में मिला लेता है, दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। तो ये एक बड़ी बात थी, बहुत एक बड़ी उपलब्धि थी बहलोल लोदी की। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए, गुलाम वंश को ले, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, तो सारे वंशों को अगर लें
तो उसमें से बहलोल लोदी जो है सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक होता है। 38 साल तक ये शासन करता है और इसका शासन चलता है 1451 से लेकर 1489 तक। 38 साल ये शासन करता है। ठीक 100 साल पहले 1351 में फिरोज शाह तुगलक भी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है और 1388 तक वो रहता है, अर्थात 37 साल तक फिरोज शाह तुगलक शासन करता है। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1451 में बहलोल लोदी बन रहा है और 1489 तक शासन कर रहा है। ठीक 100 साल पहले 1351 में फिरोज शाह तुगलक बनता है और 1388 में उसकी शासन समाप्त हो जाती है। बहलोल लोदी की एक और खासियत होती है कि यह अपने नाम का एक सिक्का चलवाता है जो कि बहलोल सिक्का के नाम से जाना जाता है और यह सिक्का काफी लंबे समय तक प्रचलन में रहता है। भारत में काफी लंबे समय तक इसका सिक्का, बहलोल सिक्का जो है प्रचलन में रहता है। अंतिम समय में जब ये ग्वालियर का अभियान करके लौट रहा होता है तो रास्ते में इसको लू लग जाती है और लू लगने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु 1489 में होती है। इसकी मृत्यु होने के बाद सिकंदर लोदी अगला शासक होता है और लोदी वंश में ये सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसमें कई गुण थे और ये एक कट्टर मुस्लिम भी था और अपने शासन को कट्टर इस्लामी रीति से चला रहा होता है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने कई मंदिरों को तोड़े थे और मंदिरों को तोड़कर ये क्या करता था कि जो मूर्तियां होती थी उसको भी तोड़ डालता था और मूर्तियों को वो कसाई को दे देता था और कसाई उसको लेकर एक बटखरे की तरह यूज करते थे। तो बटखरे की तरह यूज करने के लिए ये कसाई लोगों को मूर्तियां दे देता है। तो कट्टर इस्लामिक शासन ये चलाता है, ये इसकी एक कहने की खासियत थी। ऐसे तो मुसलमान शासक ही आए, मुसलमानों का ही शासन यहाँ पे चल रहा था और बहुत सारे कट्टर मुस्लिम शासक यहाँ पे आए, लेकिन सिकंदर उनमें से कुछ गिने चुने हुए जो कट्टर मुस्लिम शासक थे उन्हीं में इसकी गिनती होती थी। उसके बाद कुछ इसकी खासियतें हैं, जैसे इसने आगरा नगर को बसाया 1504 ईस्वी में और 1506 में आगरा को राजधानी बना दिया जाता है। पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो दिल्ली हुआ करती थी, उस दिल्ली को अब राजधानी बदलकर ये आगरा लेकर आता है और आगे जाकर आप देखेंगे कि जब मुगलों का शासन स्थापित होता है तो आगरा काफी लंबे समय तक मुगलों की भी राजधानी होती है। अकबर भी अपनी राजधानी आगरा को ही बनाता है, जहांगीर भी बनाता है। तो इस तरीके से आगरा काफी लंबे समय तक भारत की राजधानी रहती है। इसने एक पैमाना का इजाद किया था जिसे गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता था जमीन को नापने में, भूमि मापन में इसका इस्तेमाल किया जाता था गजे सिकंदरी का। और ये 30 इंच जो पैमाने की लंबाई थी वो 30 इंच की थी और ये गजे सिकंदरी काफी लंबे समय तक चलता है। शेर शाह सूरी भी जो है वो गजे सिकंदरी को ही फॉलो करते हैं और उसमें कुछ हालांकि वो चेंजिंग लाते हैं, लेकिन मुख्य जो चीज होता है, मुख्य जो बातें होती है, बेसिक चीजें जो है वो गजे सिकंदरी ही रखता है, शेर शाह सूरी भी। उसके बाद के समय में अकबर के समय में भी गजे सिकंदरी का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ उसमें चेंजिंग किया जाता है। तो गजे सिकंदरी काफी इम्पोर्टेंट है। अगर भूमि मापन के संबंध में देखा जाए तो गजे सिकंदरी काफी लंबे समय तक भूमि मापन के इस्तेमाल में आता है। सिकंदर लोदी की एक और खासियत क्या थी कि ये कविताएं बहुत अच्छी लिखा करता था और जो कविताएं लिखता था वो फारसी में लिखता था
और कविताएं जो लिखता था वो सिकंदर के नाम से नहीं लिखता था बल्कि कुछ और नाम से लिखता था, और वो नाम था गुलरुखी। तो कई बार यह एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला कौन सा सुल्तान है, तो वो सिकंदर लोदी है। उसके बाद इसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसका कि फारसी में अनुवाद करवाया था और उसका नाम रखवाया था फरहंगे सिकंदरी। अर्थात ये कोई भी चीजें जब करवाता है तो उसको अपने नाम के साथ में जोड़ता है, जैसे गजे सिकंदरी नाम दिया यहाँ पे। उसके बाद आयुर्वेदिक ग्रंथ को जब फारसी में अनुवाद करवाया जा रहा है तो उसका भी नाम फरहंगे सिकंदरी रखा जा रहा है। उसके बाद एक लज्जते सिकंदरी, ये क्या थी, तो गान विद्या की श्रेष्ठ ग्रंथ थी। गीत और गायन से संबंधित एक ग्रंथ की रचना की गई थी इसी के ही सिकंदर के ही कहने पे, और उसका भी नाम रखा गया था लज्जते सिकंदरी। लज्जते सिकंदरी उसका नाम रखा गया था। तो सिर्फ वो जो अपनी कविताएं लिखता था उसका नाम वो गुलरुखी नाम से लिखा करता था, सिकंदर नाम से नहीं लिखा करता था। और बाकी जो है अपने नाम का इस्तेमाल वो हर जगह किया करता था। 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है और यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है। दिल्ली सल्तनत का और लोदी वंश दोनों का ही ये अंतिम शासक होता है। इसका सामना बाबर के साथ होता है और पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी जाती है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, और उस युद्ध में बाबर के साथ इसका सामना होता है और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है। युद्ध क्षेत्र में ही इसकी हत्या कर दी जाती है और दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसकी हत्या युद्ध क्षेत्र में ही कर दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाबर ने उस युद्ध में इस्तेमाल किया था तोपों का। तोपों के इस्तेमाल की वजह से और एक तुगलमा नीति अपनाई थी बाबर ने, उस नीति को अपनाकर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और भारत के अलग अलग शासकों का समर्थन बाबर को प्राप्त था। तो ये आंतरिक जो एक एकता होती है उसको कायम करने में इब्राहिम लोदी नाकाम रहता है, जिसकी वजह से इसकी हार होती है। लोदी वंश के समाप्त होने के साथ ही भारत में मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। बाबर यहाँ का शासक बनता है और एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना करता है। मुगल वंश के शासन की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, ये था दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए हमारे अलग अलग वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे और आपको यूज़फुल भी लगे होंगे। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी बजा दीजिए। साथ में वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, स्टूडेंट्स तक, अपने सगे संबंधियों तक इनको शेयर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। आगे की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए जो आर्ट और कल्चर का जो पार्ट है, आर्ट कल्चर और लिटरेचर का जो पार्ट है, उसको 1 या 2 वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर से मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।